सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लल्लू लाल यादव है और जो मेरी पहली वीडियो आई थी माइंड चेंजर मेरे चैनल पे, उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। मैं काफ़ी खुश हूँ। और जो मैंने वो मुद्दा रखा था पहले कि पेपर लीक जो हो रहे हैं या जितने राज्यों में हुए हैं, क्या नियम है, कानून है, आपने उसे देखा, सराहा, तो ठीक है। मैं इस बात से भी काफ़ी खुश हूँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पेपर को रद्द कर दिया है। क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि पेपर जो है लीक हो गया था, तो उनको अब दोबारा से प्रोत्साहन मिला है और वो अच्छे से तैयारी करने में लग गए हैं। और मैं चाहता हूँ वो कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार तैयारी करें, नंबर उनका आ जाएगा और अच्छे से मेहनत करते रहें। देखिए क्या है कि जो मैं मुद्दे लाऊंगा आपके सामने वो डाटा के साथ और इस देश की जो वास्तविक समस्या है, मैं उससे आपको जो है अवगत कराऊंगा। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं स्टडी करवाऊं इस चैनल पे या कुछ करवाऊं। स्टडी तो सब करा रहे हैं, मेरा एक अलग ही टॉपिक रहेगा। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो चुना है कि सरकारी नौकरी की चाह और दांव पर लगी करोड़ों जिंदगियां। जैसे कि इसका आपको यहाँ पे टाइटल दिख सकता है, हेडलाइन दिख सकती है कि क्या है। देखिए, जो हमारा देश भारत है एक विकासशील देश है और इसकी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसमें क्या है कि सरकारी नौकरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब प्राथमिकता सरकारी नौकरी को ज्यादा दी जाती है। जो मध्यम वर्ग है, देखिए मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, तीन प्रकार के वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग में बिजनेसमैन क्लास आ जाते हैं, मध्यम वर्ग में हम जैसे लोग आ जाते हैं, और जो निम्न वर्ग होता है उसमें गरीब तबका आ जाता है, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वाले कार्ड वगैरह, इस तरीके से वो लोग आ जाते हैं। तो मध्यम वर्ग जो होता है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम सरकारी नौकरी में अप्लाई करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। अच्छा देखिए, होता क्या है कि भारत में दो तरह की नौकरियों को जो है प्रचलन है। वो नौकरियां क्या है? पहला है वेतन की नौकरी। वेतन की नौकरी मतलब कि आप कहोगे कि जी वेतन तो नौकरी में मिलता ही है दोनों तरह का, लेकिन वेतन में दो तरह का, नियमित और आकस्मिक या दिहाड़ी या अनियमित कह सकते हैं हम इसको। नियमित में क्या होता है कि नियमित सेक्टर में जो आती हैं वो आती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां आपकी, और सरकारी नौकरी या बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को क्या होता है कि अच्छी सैलरी देती है और कंटिन्यू देती हैं महीने दर महीने इस तरीके से। और नियमित जो है ना पैसा मिलता रहता है। आकस्मिक और दिहाड़ी क्या है कि दैनिक मजदूर, कि जी आपको 500 रुपये मिलेंगे, आप जो है ये काम करवा दीजिए, वहाँ नाली खुद रही है या इस तरीके के जो काम होते हैं कंटिन्यू, उनमें अनियमित पैसा, किसी को उठाया काम करा दिया, इस तरीके से। अब देखिए हमारे देश में जो मैंने आपको बताया कि जो युवा वर्ग है सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता है। देखिए जो उच्च वर्ग हो गया उसको तो इससे कुछ लेना नहीं है, बिजनेसमैन, उनके बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनकी क्लास बिजनेस है, अपर लोग हैं। और जो मध्यम वर्ग है वो चाहते हैं कि हमें जो है, देखिए सरकारी नौकरी में जो वो चाहते हैं वो सबसे पहली जो उनकी चीज है वो है कि सिक्योरिटी, जो प्राथमिकता है उनकी सिक्योरिटी, और वो सबकी होती है, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो या मध्य वर्ग हो यानी मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। इनको सबको क्या चाहिए? सबको ये चाहिए कि हमें भैया अच्छी से सिक्योरिटी मिल जाए और जो है खाना पीना अच्छा सा मिल जाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? दूसरा है पैसा सरकारी नौकरी में, क्योंकि वो नियमित आता। और तीसरा क्या है? रुतबा। और देखिए एक हमारा जो मध्यम वर्ग समाज है उसमें एक प्रचलन है कि किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो कि यार देखो कितनी बढ़िया नौकरी लग गई, वो पुलिस में लग गया, दरोगा बन गया, या इस तरीके से उसकी जो शादी के लिए फिर रिश्ते आ जाने शुरू होते हैं। ये देखो एक अजीब सी बात लगती है लेकिन सच्चाई है समाज की। तो फिर युवा वर्ग ये सोचता है कि यार चलो सरकारी नौकरी ले ही लेते हैं। फिर देखो उसमें समस्या क्या आती है कि भारत ऐसा देश है कि आबादी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि 2014 से लेके सन 2022 तक, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 22 करोड़ युवा, 22 करोड़ युवा केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुका इतने समय में। और नौकरी कितने लोगों को मिली है? ये वो मिली है 7.2 लाख लोगों को। यानी कि ये संसद में जानकारी दी गई थी। तो संसद ने बताया कि भैया हम इतने लोगों को जो रोजगार दे चुके हैं। यानी कि जितनी आबादी ने क्या नाम है अप्लाई किया या आवेदन किया, उसका 0.32%। यानी कि डाटा इतना बैठ गया। अब आप एक बात बताइए कि इतनी कम नौकरियां मिल रही हैं, युवा इतना ज्यादा बेरोजगार है, तो इस पे जो है क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि भारत जो देश है इसमें युवा आबादी बहुत ज्यादा है, युवा आबादी बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होता है कि मान लो एक, अब आप यूपी पुलिस का एग्जांपल लीजिए, भर्तियां कितनी थी? 60,000 वैकेंसी लगभग, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लगभग, ठीक है। अप्लाई कितने लोगों ने किया? 50 लाख।
तो आप देख सकते हैं। अब एक बात बताइए कहाँ से पूर्ति करेंगे। लेकिन मैं, जैसे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। इसके दो पहलू क्या है, उसके इसके दो पहलू ये हैं कि सरकार में, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, 10 लाख से अधिक पद, 10 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से 7 लाख लगभग, 7 लाख लगभग ऐसे पद हैं जो कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के अध्यापक के पद यानी शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब आप पूछिए कि इनको क्यों नहीं भर रहे हैं जी आप। दूसरा पक्ष, 2.5 लाख पद रेलवे में खाली है, आप क्यों इनको नहीं भर रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं भर रहे हैं। एकदम से फिर आप 5-5 साल तक जॉब नहीं लाते हैं, फिर जब जॉब लाते हैं तो उस पर फिर देखिए इस तरीके का हाल हो जाता है कि 60,000 वैकेंसी, 50 लाख फॉर्म। फिर तीसरा, 84,000 लगभग, 84,000 लगभग सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये जगह खाली पड़ी हुई है। मैंने एक आपको मोटा मोटा डाटा दिया है, मैं अवेलेबल करा दूंगा कि डाटा मैंने कहाँ से दिया है, ठीक है। तो इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, अगर कंटिन्यूटी बनी रहे, सरकार जैसे टीचर की बात करें 1 लाख भर्ती निकाले, फिर क्या नाम है उस पर बच्चे सेलेक्ट होंगे तो अगली में कम आएंगे बच्चे, कम भीड़ होगी। तो यही हालत है बुरी तरीके से, इस तरीके से असमंजस में पड़ा हुआ हमारा युवा कि क्या करे क्या ना करे। अब जो है अगली बात ये इसमें रखी जाएगी, ये बात ये है कि मान लीजिए मैं हूं, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी मैंने शुरू करी, क्योंकि मध्यम वर्ग में होता क्या है कि आप इंटर कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में जाया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर में चला गया वो तो ठीक, जो पहले से सरकारी नौकरी सोच लेता है तो फिर उसको सरकारी नौकरी में जाना पड़ता है। अब कोई ज्यादा होशियार है तो लग गया। अब नौकरी ऐसा तो है नहीं कि केवल कांस्टेबल तक सीमित है, भाई बचपन का सपना हो जाता है किसी का कि यूपीएससी करना है हमको, तो या स्टेट पीसीएस देना है, ठीक है, यानी सिविल सर्विस में जाना है। तो टफ कंपटीशन है। घर से जब जाते हैं तो ये सोचते हैं कि यार करके आएंगे, और माँ बाप को विश्वास दिला देते हैं। देखो हर किसी का होता है, माँ बाप तो विश्वास करते ही हैं बच्चे पे कि हाँ भाई ठीक है मेहनत कर रहा है हमारा बच्चा, पढ़ते भी हैं ऐसी बात नहीं है। फिर पैसा खर्च होता है, जाते हैं। अब बच्चा पढ़ता है, मान लो उसने 1 साल तैयारी करी लग के, लेकिन उसके बाद क्या होता है 1 साल में उसका नंबर नहीं आया, वो निराश हो गया, फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं यार 1 साल तो हुई है, मैं फिर से जो है तैयारी दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भर्ती आने में देरी हो जाती है। अब भर्ती आने में देरी होती है तो जैसे मैंने पहले बताया था क्या, देखो आयु बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है, खैर कोई बात नहीं, फिर भर्ती आ जाती है। भर्ती आने के बाद क्या होता है कि उसका दोबारा सिलेक्शन नहीं होता, वो दोबारा फेल कर जाता है। दोबारा फेल करने के बाद क्या होता है, अब देखो एक तो भर्ती में गैप हो गया, दूसरा देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सिर्फ ऐसे हैं जो कंटिन्यू उनके हर साल भर्ती आती है। बाकी तो आप भी और जॉब के बारे में जानते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी सीजीएल भी भर्ती निकालता है, लेकिन घोटाले के चक्कर में उसकी भर्ती पेंडिंग में पड़ी रहती है, कई कई साल बाद नियुक्ति होती है, कई साल तक पेपर खिंचता चला जाता है, तो एज जो है बढ़ती जाती है। तब क्या होता है, बच्चा मानसिक दबाव महसूस करता है, बच्चा मानसिक दबाव महसूस करता है कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब मानसिक दबाव इसलिए महसूस करता है कि पिताजी ने पैसे बहुत लगा दिए, वो सोचता है कि यार हॉस्टल के लिए इतने पैसे दिए, किताबें पे इतने खर्च करा, फॉर्म भरते हैं अलग अलग, कि कभी बैंक का भर रहे हैं, कभी यूपी पुलिस का भर रहे हैं, यूपीएसआई का भर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे हो जाते हैं। ऊपर से एक समस्या बहुत बड़ी है हमारे समाज की, रिश्तेदार को फोन करके पूछते हैं हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, क्यों, निठल्ले ही मरोगे, कुछ करोगे नहीं करोगे। रिश्तेदारों का प्रेशर, गांव में दूसरी महिला आती है या दूसरा पुरुष आता है, कहता है जी हमारा लड़का तो लग गया, आपको कैसे ना लगा। अब वो कहता है तू क्यों ना लगा। अब उन्हें कौन समझाया कि पापा ठीक है मैं भी मेहनत कर रहा था और मैं उसकी, अब ये तो है नहीं कि तुलना क्यों कर रहे हो पापा आप उससे मेरी, ठीक है आप उनकी बातों में मत आइए, आप मुझ पे विश्वास रखिए। सीधे सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, दूसरे के चक्कर में नहीं आए। लेकिन माँ बाप दरअसल में सपोर्ट करते जाते हैं, लेकिन जब बार बार चीजें उनके सामने आती है ना, जैसा कि जोसेफ गेबुल्स कहता था, हिटलर का जो वो था सलाहकार, कि आप झूठ बोलिए परमानेंट, बार बार झूठ बोलिए बार बार, तो सामने वालों को लगेगा कि बस सही कह रहा है। तो यही बात है कि समाज के आदमी जब बार बार कहते हैं हमारे माता पिता से कि आपका बच्चा लगा नहीं लगा नहीं, क्या तैयारी कर रहा है, वो तो वहां जाता घूमता फराना, दिल्ली भेज दिया तुमने, वो तैयारी थोड़ी कर रहा है, वो तो वहां घूम रहा है। तो अब वो बच्चा खुद जानता है ना कि भैया मैं 14-14 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ लाइब्रेरी में जाके, मैं अय्याशी नहीं कर रहा, नंबर नहीं आ रहा, वो बात अलग है। तो ये समस्या हमारी जो उसकी बड़ी है। अब प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है कि बच्चा जो पहले तैयारी कर रहा था अच्छे से, अब उसका मन बिल्कुल उदास हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या मैं माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जो मैं माँ बाप को सपने दिखाता था कि पापा गाड़ी में घुमाऊंगा आपको, अच्छे होटल में ले जाऊंगा, अच्छे कपड़े, अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छी शादी होगी, क्या कर पाऊंगा। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं।
अंततः वो बच्चा क्या होता है कि पहले मान लो यूपीएससी की तैयारी करने गया, फिर सोचता है कि चलो पीसीएस का भी भर दूं, फिर सोचता है कि एसआई का भी भर दूं, फिर सोचता है बैंक का भर दूं, एसएससी का भर दूं। तो मतलब ध्यान इतना ज्यादा भटक जाता है, वो कोई सा भी एग्जाम नहीं निकाल पाता। बड़ी समस्या जीवन में आ जाती है, और इस समस्या का खामियाजा उस बच्चे को भुगतना पड़ता। देखिए होता क्या है कि बच्चे इतना ज्यादा मानसिक दबाव ले लेते हैं कि वो आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं। आत्महत्या बहुत गलत चीज है, और इससे बचिए। अपने संघर्ष जो आपका चल रहा है वो जीवन में करते रहिए, ठीक है। अच्छा, मैं जो आपको डाटा बता रहा था, अब देखिए यूपी पुलिस वाला ही लीजिए आप, कि 60,000 जो है फॉर्म थे, और जो मतलब 50 लाख भरे गए फॉर्म, और 60,000 जगह थी। अगर कंटिन्यू भर्ती आती रहती 20,000 20,000 20,000, तो क्या इतना दबाव बढ़ता? क्या इतने बड़े लेवल पे पेपर करवाना पड़ता? देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अपना मस्तिष्क खोलिए ना। क्यों सीमित रहना है, कूप मंडूक थोड़ी ना रहना है, हमें समझना है कि चीजें कैसे चलती हैं। भारत जैसा देश हालांकि इतना बड़ा है, लेकिन और भी तरीके हैं जॉब लेने के। केवल देखिए रोजगार समस्या जो है केवल सरकारी डिपार्टमेंट की नहीं है। सरकार का इन्वॉल्वमेंट वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो होता ही होता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। ठीक है, दो क्षेत्र और होते हैं हमारे उसमें, कि उसको मैं बताता हूं आपको। दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं हमारे नौकरी वाले। एक तो होता है संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर पहला, और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, अब ये संगठित क्षेत्र वो है, आप इसको ध्यान से समझना। भारत में लगभग इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा है, द इकोनॉमिक टाइम्स। मैं बता रहा हूं, आप बाद में देख लेना। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। 5% संगठित क्षेत्र है, और लगभग 95%, ये लगभग में ही है दोनों डाटा, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, इसमें सरकारी डिपार्टमेंट भी आता है, अपने एम्प्लॉय को सुविधाएं दे रही हैं कि आपको अस्पताल में इलाज मिलेगा, अच्छा गाड़ी मिलेगी अच्छी, रहने के लिए घर मिलेगा, ये सब चीजें संगठित क्षेत्र में आती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इसी में आता है, ठीक है सर। तो अब असंगठित क्षेत्र में क्या है, कृषि असंगठित क्षेत्र में आता है। अपना कोई ठेला लगा रहा है वो असंगठित क्षेत्र में आता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का मतलब है वो संगठित नहीं है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, उसे पता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं संगठित और असंगठित की। और देखिए एक मैं डाटा और आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोविड-19 आया था, तो ये सब बात हुई थी कि कोविड-19 की वजह से इतनी ज्यादा बेरोजगारी की समस्या भारत में आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 से ठीक पहले, कोविड-19 से कोविड-19 से ठीक पहले 45 साल जो बीत गए, उससे सर्वाधिक बेरोजगारी दर कोविड-19 से ठीक पहले वाले साल में थी, पिछले बीते 45 वर्ष से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी दर, मैंने आपको बताया ना कि केवल सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, दोनों डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं, सरकारी और प्राइवेट। तो एक सेंटर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसने डाटा बताया, इसने बताया कि कोविड-19 के बाद भारत में 12 करोड़ लोग, इनकी क्या होगी, नौकरी चली गई। अब देखिए फाइनल बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो मैंने डाटा बताया कि इससे कैसे निपटारा हो सकता है। इससे निपटारा इस तरीके से हो सकता है कि सरकार जो है समय समय पर भर्ती लाए, कृषि क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे, निवेश करे, और शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए। अच्छा, आप अपने दिमाग पे जोर डालना कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा तो क्या बेरोजगारी दर कम होगी? बिल्कुल होगी, आप इसको समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आए तो ये बात मुझसे पूछ लेना। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पीएचडी डिग्री वाले लोग सरकारी नौकरी का इतना बड़ा क्या नाम है उनके अंदर वो है, प्राथमिकता दे रहे हैं लोग, कि इनके पास ये डिग्री होने के बावजूद चपरासी की नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए सबको। तो आप इस बात से समझिए, मेहनत करिए, अच्छे से सब चीज करिए। डाटा बहुत बढ़िया दिया है मैंने आपको, जो चाहिए मैं अवेलेबल करा दूंगा। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, और इस वीडियो में प्यार जरूर बनाना। देखिए आप पूरी वीडियो देखा करें, तभी तो आपको समझ आएगा कि मसला क्या है। तो ठीक है, ये मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए यार, बस मैं फिर यही बात कहना चाहूंगा अंततः कि सिर्फ पढ़िए मत, समझिए, सीखिए चीजों को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये सब चीजें भी होती हैं। अब ये नहीं है कि तुम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या एसआई की कर रहे हो, इवन यूपीएससी की भी कर रहे हो, तो ये नहीं है कि तुमने अपना सिलेबस पढ़ लिया खत्म। नहीं, चीजें समझनी होती है, हमें क्रिटिसाइज करना होता है, हमें समझ पता लगाना होता है कि आलोचना कैसे करी जाए, कहाँ कमी है। तो भैया यही सब होगा, और अपना प्यार बना के रखना। मैं तो बस यही चाहता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, आपका लल्लू लाल यादव।